नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में अपन ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था, उसमें से अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मध्यवर्ती अरावली कंप्लीट हो चुकी है। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का तीसरा भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान का तीसरा भौतिक जो प्रदेश है वो रहने वाला है, वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों, पूर्वी शब्द अपन ने इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि यह राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, पूर्व में पड़ता है। मैदानी इसलिए लगाया है क्योंकि इस क्षेत्र में राजस्थान की अधिकांश नदियां बहती हैं और ये क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए अपन ने इसको बोला है पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पहले अपन राजस्थान के मैप में इसकी स्थिति देखते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किधर है। तो दोस्तों, ये हो गया राजस्थान का मैप और अपन ने पढ़ा था कि ये है अरावली और अरावली के समांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो ये वाला जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से गुजरता है, जो 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वही पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका जो पश्चिमी बिंदु है, यानी जो पश्चिमी बाउंड्री है, वो कौन बनाती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी अपन अरावली प्रदेश बोल सकते हैं, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश पूर्वी मैदान को राजस्थान के मरुस्थल से या थार के मरुस्थल से क्या करती है? अलग करती है। और इस दिशा में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब अपन बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। अपन ने बता दिया कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो अरावली, पश्चिम में तो किससे? अरावली से अलग होता है। और अरावली ये तो हो गई 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, कौन सी हो गई? अरावली। और जो ये नीचे वाला भाग है वो है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। यानी अपन कह सकते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किस किस के मध्य है? अरावली व हाड़ौती प्रदेश के मध्य है। हाड़ौती प्रदेश के मध्य कौन है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा व 75 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के मध्य है। तो दोस्तों, क्या है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो क्या है? अरावली व हाड़ौती प्रदेश के क्या है? मध्य का भाग है। या इसको समवर्षा रेखा के बारे में पढ़े तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी
प्रदेश। अब अपन बात करते हैं कि इस प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। यह प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर फैला हुआ है। यह प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जिस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39%, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% इस क्षेत्रफल पर रहता है। यानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कम है, और जनसंख्या क्या है, अधिक है, क्योंकि ये क्या है, सघन जनसंख्या प्रदेश है। जनसंख्या अधिक होने के कारण यही है कि कोई भी व्यक्ति या जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में निवास करेगी जहां पर क्या है, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान क्या होंगे, अधिक होंगे। जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा मैदान बनाए होंगे उन क्षेत्रों में क्या होगा, फसल भी अच्छे से उत्पादन होगा, जिससे क्या है, जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। दूसरा, इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता आसानी से, इस वजह से इस क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या अधिक है। तीसरा, इस क्षेत्र में पानी की अधिक होने के कारण यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी क्या है, अधिक है। इस कारण औद्योगिक क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है उसको रोजगार आसानी से उपलब्ध हो पाता है। अगली बात है कि ये जो क्षेत्र है वो क्या है, समतल है। क्या है, समतल है, नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी प्रदेश है। इस क्षेत्र में यातायात के लिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन के क्या है, उचित व्यवस्था है। इसी कारण इस क्षेत्र में क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कम है, और जनसंख्या क्या है, अधिक निवास करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मृदा कैसी पाई जाती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा पाई जाती है किसमें, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, जो क्या है, बहुत अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र का जो ढाल है वो कहां से कहां है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी सभी लगभग क्या है, सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का जो ढाल है वो कहां है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। जलवायु, इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु है। आर्द्र, इस क्षेत्र में क्या है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि यह क्षेत्र किसका अवशेष है या इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इस क्षेत्र की जो उत्पत्ति हुई है, इस क्षेत्र की जो उत्पत्ति हुई है अपन पहले भी बता चुके हैं, किसका अवशेष है ये, टेथिस सागर का। अपन ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला कौन सा था, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो किसका अवशेष बताया था, वो भी टेथिस सागर का अवशेष बताया था। उसके बाद अपन ने पढ़ी मध्यवर्ती अरावली, और मध्यवर्ती अरावली किसका हिस्सा बताया था, बताओ। अपन ने 2 ही टेथिस सागर के अवशेष बताए थे ना, एक तो कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और एक क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अरावली प्रदेश और जो हाड़ौती का जो क्षेत्र था वो किसका हिस्सा बताया था अपन ने, गोंडवाना लैंड का। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि किस कालक्रम में बना था। तो ये प्लेस्टोसीन कालक्रम में बना था। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल पर कितना है। अरावली व हाड़ौती के मध्य जो स्थित है उसको क्या है, वो क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश।
पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 23% है। इस पर राज्य की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या रहती है, यानी ये सघन जनसंख्या प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। इस क्षेत्र का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। जलवायु है वो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उत्पत्ति हुई थी इसकी टेथिस सागर से। और कालक्रम किस कालक्रम का है? ये प्लेस्टोसीन कालक्रम का यह मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इस क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक क्या है? नदियां बहती हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जिलों में बात करेंगे कि कौन कौन से जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो आ गया अपना अलवर। ठीक है दोस्तों, अलवर आ गया। अलवर के बाद आ गया खैरथल तिजारा। कौन सा हो गया? अलवर आ गया, खैरथल तिजारा आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया। जयपुर ग्रामीण। उसके बाद आ गया भरतपुर। उसके बाद आ गया धौलपुर। धौलपुर के बाद आ गया डीग, और डीग के बाद आ गया दौसा। मुख्य रूप से ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद केकड़ी है, शाहपुरा है, केकड़ी, केकड़ी हो गया, शाहपुरा हो गया, और अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा। कौन कौन सा? अजमेर, टोंक, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, बांसवाड़ा हो गया, गंगापुर सिटी हो गई, और सवाई माधोपुर। कौन सा? एक नया जिला बना है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी हो गई, सवाई माधोपुर हो गया। मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जिले आते हैं। कौन कौन से? अलवर, खैरथल तिजारा, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, केकड़ी, शाहपुरा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, गंगापुर सिटी व सवाई माधोपुर। मुख्य रूप से ये जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अपन ने बताया कि इस क्षेत्र में क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? कम व जनसंख्या, जनसंख्या क्या है? अधिक। यानी क्या है? एक रूप से ये क्या है? सघन जनसंख्या प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। कौन सा? सघन जनसंख्या वाला प्रदेश हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये चीज अपन पहले भी बता चुके हैं कि 50 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश को मरुस्थल से, यानी थार के मरुस्थल से अलग करती है, अलग करती है। यानी 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को क्या है? थार के मरुस्थल से क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कुओं व नलकूपों, इस क्षेत्र में कुओं व नलकूपों से सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई होती है ना। कुओं व
इस क्षेत्र में कुओं व नलकूपों के द्वारा क्या है, अधिक सिंचाई होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस मैदानी भाग में दक्षिणी पूर्वी सीमा पर विंध्यन का पठार स्थित है, कि जो ये मैदानी भाग है इसके दक्षिणी पूर्वी भाग पर विंध्यन कंगार का पठार है। विंध्यन कंगार का क्या है, पठार है, जो क्या है मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, लगा हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस बेसिन के पश्चिम भाग पर, इस बेसिन के जो पश्चिम भाग पर, इसके पश्चिम भाग पर देवगढ़ में पिंडमांट का मैदान है। क्या है, पिंडमांट का मैदान है। और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पिंडमांट का मैदान कहां पर है, तो देवगढ़ में है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और जो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अब अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश का मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। और जो पहला जो भाग है वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, ठीक है। नदियों के आधार पर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 नदियां बहती हैं। उस आधार पर इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, चंबल बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया और माही बेसिन हो गया। चंबल बेसिन हो गया, दूसरा क्या है, बनास बेसिन हो गया, और जो तीसरा है वो है कौन सा, माही बेसिन। ये इस क्षेत्र की 3 प्रमुख क्या है, नदियां हैं। और इसी आधार पर इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंबल बेसिन। और चंबल जो नदी का जो प्रवाह है वो किन किन जिलों में है, यानी ये बेसिन किन किन जिलों में फैला हुआ है। चंबल बेसिन है वो चंबल व उसकी जो सहायक नदियां हैं, चंबल व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके क्षेत्र में फैला हुआ बेसिन कौन सा कहलाता है, चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में कौन फैला हुआ है, जो चंबल बेसिन है वो क्या है, फैला हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि उत्खात स्थलाकृति या बीहड़ भूमि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उत्खात स्थलाकृति या बीहड़, कि बीहड़ किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, बीहड़ किसे कहते हैं कि चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र या अपने अपवाह क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में क्या है चंबल नदी बहती है, वो अपने क्षेत्र में गहरे गहरे क्या है, गड्ढों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इसी कारण जो वो गड्ढे हैं वही क्या कहलाते हैं, उत्खात स्थलाकृति या बीहड़। यानी चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र, चंबल नदी के द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में जो गड्ढों का निर्माण किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, बीहड़।
और ये गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं, इन क्षेत्रों में रात को चोर चोरी कर कर क्या है, दिन में इन क्षेत्रों में छिप जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि चंबल के डाकू फेमस हैं। और क्या है, चंबल के डाकू कहां छिप जाते हैं, चंबल के बीहड़ क्षेत्र में। ठीक है, तो और सर्वाधिक जो बीहड़ वाली भूमि है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है वो है धौलपुर जिले में। सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है वो कहां पर है, धौलपुर जिले में। और बीहड़ अपन पढ़ चुके हैं कि चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में, जो चंबल नदी के द्वारा जो ऊंडे क्या है खड्डे या उत्खात किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, बीहड़। और बीहड़ डाकुओं की क्या है, शरण स्थली है। ठीक है, डाकुओं की शरण स्थली क्या है, बीहड़ है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में, चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में गार्ज होता है गड्ढा, गार्ज प्रपात क्या है, चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में गार्ज जलप्रपात व बीहड़ों का निर्माण करती है। क्या है, ये जलप्रपात है ना, जलप्रपात व बीहड़ों का क्या करती है, निर्माण करती है। गार्ज क्या है, चंबल नदी के द्वारा किए गए गड्ढे। जलप्रपात क्या है कि चंबल नदी चूलिया स्थान पर, चित्तौड़गढ़ चूलिया में क्या है, पहाड़ों से नीचे गिरती है, तो एक प्रकार से क्या है, झरना बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चंबल नदी क्या है, जलप्रपात का भी निर्माण करेगी। और जिसकी इस जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, और उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो चंबल नदी क्या है, जलप्रपात का निर्माण भी करती है, और रास्ते में क्या है, बीहड़ों का भी निर्माण कौन करती है, चंबल नदी। उसके बाद आ गया डांग। अब आप पूछोगे कि डांग क्या आती है। जो करौली के पठारी क्षेत्र में जो अनियमित रूप से यानी टेढ़े मेढ़े रूप की जो पहाड़ियां हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र। कि करौली के पठारी भाग में अनियमित रूप से फैली पहाड़ी। ठीक है, डांग क्या है, करौली के पठारी भाग में जो अनियमित रूप से जो पहाड़ियां फैली हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, डांग। क्या कहते हैं, डांग। और डांग जो क्षेत्र है वो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। कौन सा, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र है वो क्या है, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डांग की रानी कौन है। डांग की रानी दोस्तों करौली को कहा जाता है। डांग की जो रानी है वो करौली को क्या कहा जाता है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या रखें, ध्यान रखें। यहीं से आपके क्या है, क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है, समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं बीहड़ पट्टी। क्या, बीहड़ पट्टी दोस्तों अपन पहले भी बता चुके हैं कि जो चंबल नदी है उसके बहाव क्षेत्र में पाई जाती है। और कहां से कहां पाई जाती है, बीहड़ पट्टी है वो कहां से कहां, कोटा से यमुना नदी तक। कहां से कहां पाई जाएगी बीहड़ पट्टी, कोटा से यमुना नदी।
जब चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है तो क्या है, कोटा से यमुना, चंबल नदी अपना जो जल है वो कहां गिरती है, यमुना नदी में गिरती है और यूपी के इटावा में गिरती। कहां पर, इटावा जगह है यूपी में, वहां पर क्या है, इस इटावा जगह पर जो चंबल नदी है वो किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो कोटा से इटावा के मध्य क्या है, बीहड़ पट्टी पाई जाती है, जो जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। किसकी, बीहड़ पट्टी की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 480 किलोमीटर है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो चंबल नदी है वो सबसे अधिक क्या करती है, अवनालिका अपरदन करती है। तो क्या है, सबसे अधिक अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन क्या होता है कि चंबल नदी के जल के द्वारा जो भूमि उस क्षेत्र में उसकी उस भूमि का क्या है, कटाव है, उसी को क्या कहते हैं अपन, अवनालिका अपरदन। कि चंबल नदी के द्वारा भूमि का क्या है, जो कटाव है, उसी को क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। यह है चंबल नदी क्या है, सबसे अधिक क्या करती है, अवनालिका अपरदन करती है और क्या है, उत्काद भूमियों का क्या करती है, निर्माण करती है। और चंबल नदी के जो अवनालिका अपरदन है उसके द्वारा क्या है, भूमि की क्या है, उर्वरकता शक्ति क्या होती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है और क्या है, भूमि क्या है, कृषि योग्य नहीं रहती। ये बात हो गई अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो पहला पार्ट था, चंबल बेसिन। सेकंड जो पार्ट पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे बनास बेसिन। कौन सा दोस्तों, बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास जो नदी है वो इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख नदी है। और जो बनास बेसिन है वो बनास जो उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा, बनास बेसिन। अब बनास जो नदी है वो राजसमंद चित्तौड़ क्षेत्र में कौन कौन से में, राजसमंद हो गया, बनास जो नदी है वो राजसमंद में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा, शाहपुर, केकड़ी। कौन कौन सा, भीलवाड़ा, शाहपुर, केकड़ी। कौन कौन सा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, केकड़ी हो गया, शाहपुरा हो गया। और टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में कौन सी नदी बहती है, अपनी बनास नदी। टोंक व सवाई माधो, इस क्षेत्र में कौन सा है, बनास बेसिन आता है। पिंडमांट जो स्थला करती है वो किस जिले में आती है, इसी क्षेत्र में आती है। और किसमें, राजसमंद जिले में आती है। मैंने पूछा था कि पिंडमांट का जो मैदान है, पिंडमांट का मैदान, पिंडमांट का मैदान क्या है, इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा, पिंडमांट का मैदान। और किस जिले में है, राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पिंडमांट का मैदान कहाँ है, तो कहाँ है, देवगढ़, राजसमंद के अंतर्गत आता है। कौन सा, पिंडमांट का मैदान। उसके बाद अपन बात करते हैं कि बनास बेसिन को भी क्या है, दो उप विभागों में बांटा गया है। जो बनास बेसिन है उसको भी क्या है, अपन दो उप विभागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो दो उप विभाग कौन कौन से हैं, एक तो है, इसको क्या है, दो उप विभागों में बांटा गया है। किसके, बनास नदी के
बेसिन को। पहला है मेवाड़ का मैदान, जिसको क्या है दक्षिणी मैदान भी कहते हैं। पहला क्या है मेवाड़ का मैदान, यह इस बेसिन के दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी मैदान भी कहते हैं। मेवाड़ का मैदान या दक्षिणी मैदान। उसमें अपन बात करते हैं कि इसमें राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा व शाहपुर जिले आते हैं। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा व सवाई माधोपुर जिले इस क्षेत्र के क्या है अंतर्गत, सॉरी सवाई माधोपुर नहीं है भाई, छोड़िए ना, शाहपुरा है। शाहपुरा जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है खैराड़, कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि खैराड़ क्षेत्र कहां है? तो जहाजपुर जो तहसील है, कौन सी? जहाजपुर जो तहसील है शाहपुरा के अंतर्गत खैराड़ क्षेत्र। खैराड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहाजपुर तहसील। और ये किसके अंतर्गत पड़ती है? शाहपुरा के अंतर्गत पड़ती है। शाहपुरा के अंतर्गत पड़ती है। तो क्या है जहाजपुर तहसील को ही क्या कहा जाता है? खैराड़ क्षेत्र कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत क्या है? पिंडमांड का मैदान आता है। अब दोस्तों जो दूसरा है वो है मालपुरा करौली का मैदान, और इसको क्या है उत्तरी मैदान भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? मालपुरा करौली का मैदान, और यह इस क्षेत्र के कहां पड़ता है? उत्तर में पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या है उत्तरी मैदान भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। और इस जिले के इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से? केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? जिले आते हैं केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। कौन कौन से जिले आते हैं? केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर इस जिले के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपने सुना होगा एक शब्द माल खैराड़। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि माल खैराड़ क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो टोंक जिले का जो अधिकांश भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? माल खैराड़ के अंतर्गत। टोंक जिले का भाग, टोंक जिले का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? माल खैराड़। यानी खैराड़ क्षेत्र तो किसके अंतर्गत था? जहाजपुर तहसील शाहपुरा। और जो माल खैराड़ जो क्षेत्र है वो क्या है? टोंक जिले के अधिकांश भाग में कौन सा आता है? माल खैराड़ जिला। अब जो तीसरा जो बेसिन है वो है माही बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो तीसरा भाग है वो आता है माही नदी, माही बेसिन। और इस बेसिन को अपन 56 के बेसिन के नाम से भी जानते हैं। 56 का बेसिन बात करेंगे कि 56 का बेसिन जो कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही कहेंगे कि माही नदी व उसकी सहायक नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या है? माही बेसिन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को क्या है? वागड़
प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी माही बेसिन का जो क्षेत्र है उसको क्या है अपन वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो अधिक गहराई तक विच्छेदित है। यह माही बेसिन जो क्षेत्र है वो क्या है अधिक गहराई तक क्या है विच्छेदित है। इसी कारण माही बेसिन को क्या है वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि छप्पन का मैदान कि इस क्षेत्र को छप्पन के मैदान के नाम से भी क्यों जाना जाता है? तो क्या है प्राचीन समय में जो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा था, प्राचीन समय में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य छप्पन नदी व नालों का क्या था समूह था। इसी कारण इस क्षेत्र को माही बेसिन को अपन क्या है छप्पन का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य क्या है छप्पन नदी नालों का क्या था समूह था। इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन छप्पन का मैदान। उसके बाद अपन बात करते हैं कि माही नदी को वागड़ कांठल व आदिवासियों की भी क्या कहते हैं गंगा कहते हैं। देखो जो माही नदी है उसको वागड़ कांठल व आदिवासियों की गंगा कहते हैं। देखो दोस्तों जो माही नदी है वो दक्षिणी राजस्थान में बहती है। माही नदी क्या है दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है और मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की प्रतापगढ़ की। अपन बात करते हैं कि वागड़ जो क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि जो माही का जो बेसिन है उसमें जो मुख्य नदी है वो कौन सी है माही नदी है। इसीलिए माही नदी को अपन क्या कह रहे हैं वागड़ की क्या है एक प्रकार से क्या है ये गंगा है। कांठल क्षेत्र भी यही हो गया तो क्या है कांठल क्षेत्र की भी क्या हो गई ये गंगा हो गई। और इस क्षेत्र में इस नदी के बहाव क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या रहते हैं आदिवासी रहते हैं। तो इस क्षेत्र के जो आदिवासियों की गंगा भी क्या है कौन सी नदी है माही नदी क्या है आदिवासियों की गंगा है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में बांस के पेड़ अधिक मिलते हैं। इस क्षेत्र में बांस के पेड़ अधिक मिलते हैं और मक्का बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। किस क्षेत्र में माही बेसिन क्षेत्र में क्या है मिट्टी इस प्रकार की है जिसमें क्या है बांस के पेड़ अधिक मिलते हैं और मक्का बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है उत्पादित किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसी क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा माही बेसिन क्षेत्र या छप्पन के मैदान में ही क्या है दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा की जाती है आदिवासियों के द्वारा इसी क्षेत्र में क्या है स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये हो गया कि ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जो क्षेत्र है उन वनों को जलाते हैं और 2-3 साल उस स्थान पर क्या करते हैं कृषि करते हैं, वापस स्थान को क्या कर लेते हैं परिवर्तन कर लेते हैं और वापस उसी प्रक्रिया को क्या है उसी जगह पर क्या करते हैं अपनाते हैं। तो इसी कारण क्या है स्थान का क्या होता है परिवर्तन होता है। इसीलिए कारण इसको क्या कहा गया है स्थानांतरित कृषि कहा गया है। स्थानांतरित कृषि के कारण ही वृक्षों का बहुत अधिक से क्या हो रहा है विनाश हो रहा है। अब अपन बात करेंगे कि इस क्षेत्र को कांठल भी कहा जाता है। कांठल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है कांठल भी कहा जाता है।
और कांठल क्या है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। कांठल जो क्षेत्र है, ऐसे लिख लो, कांठल है वो क्या है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में माही नदी का जो किनारे वाला क्षेत्र है ना, जो माही नदी का जो किनारे वाला क्षेत्र है कौन सा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। क्योंकि कांठल का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो कांठ धन क्या होता है, अल होता है, और कांठ का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है, और अल का जो अर्थ होता है वो होता है आच्छादित। यानी कांठल जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में जो माही नदी बहती है उसके जो किनारे वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने पूर्वी मैदानी प्रदेश को आज अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दिया करो। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक किया करो और अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब किया करो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या किया करो, शेयर किया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।